आप देख रहे हैं एजेंडा और मैं हूं आशुतोष। दरअसल हम जातिवाद के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जातिवाद का जहर हमारी राजनीति में बहुत गहरे तक उतर चुका है। पार्टियों को यह समीकरण बिठाना सुविधाजनक भी लगता है, लेकिन हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। राजनीति में जातिवाद का सफाया होना चाहिए। बात करने हमारे साथ लखनऊ समाजवादी पार्टी के नेता यशवंत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, बाराबंकी से अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पीएल पूनिया और दिल्ली से बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। आप लोग एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के पहले हमारे साथ विवेक कुमार थे, जो दलित चिंतक है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बड़ी दिलचस्प बात कही और मुझे लगता है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा जब तक समाज के अंदर अस्मिताएं होंगी, खासतौर पर वंचित अस्मिताएं होंगी, तब तक उनके पोलराइजेशन, उनके ध्रुवीकरण की बात होगी। सर जी, यह सवाल आपसे, अगर मंडल कमीशन लागू नहीं होता, अगर पिछड़ी जातियों को लेकर, अगर दलित जातियों को लेकर अगर आंदोलन नहीं हुए थे, ध्रुवीकरण नहीं होता और जातियों गोलबंदे करने की बात नहीं होती, तो आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़ी जातियों का जो शासन है या बिहार के अंदर जिस तरह के शासन, वो कभी नहीं होता। तो यानी इन जातिवाद ने जातियों की चेतना को जागृत करने का और उनको सशक्त करने का काम किया, जिससे भारतीय लोकतंत्र मजबूत होता है। तो जातिगत राजनीति को हम गलत क्यों माने? नहीं, इसलिए क्योंकि जातिवाद से एक दूसरे के खिलाफ नफरत जो पैदा हो रही है जी, एक तो ये वजह है। दूसरा कारण ये भी है कि ये जो जातिवाद है ये सिर्फ एक प्रिविलेज सेक्शन ऑफ उस जात का है। ये जो जब ये रिजर्वेशन की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये कभी नहीं कहते कि बड़े जो नेता हैं जो एक जनरेशन अचीव कर चुका है या जो बड़े हाई ऑफिशियल्स बन चुके हैं, उसके बाद उनके नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलना है। स्वयं इनको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो डिप्राइव कर रहे हैं उस क्लास को, अपने ही जाति के उस क्लास को जो हमेशा से डिप्राइव्ड है और आगे भी डिप्राइव्ड रहता है। एक सड़क पे जूते सिलने वाला बेचारा आदमी जो अपने बच्चे को बड़े स्कूल में नहीं भेज पाता है, वो अपने बच्चे को आईएएस में नहीं बना सकता। और एक आईएएस ऑफिसर जो कि खुद अचीव कर चुका है, जो कि जिसका बच्चा सारे दुनिया के कंफर्ट्स एंजॉय कर रहा है, दुनिया की प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहा है, उसको इजी हो जाता है उसके लिए। तो ये क्यों नहीं ये बात उठाते? ये अपने समाज में खुद ये सवर्ण बन रहे हैं ये लोग, जो ये दोनों चीजें जो हैं, मतलब एक तो दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करना और एक विद इन देयर ओन सेक्शन ये जो डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं और सवर्ण बनते जा रहे हैं, इससे सोसाइटी का बड़ा भारी नुकसान, इससे आप समाज का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन यशवंत जी, माफ करें यशवंत जी, सवाल आपसे है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि आपकी पार्टी ने कम से कम पिछड़ों को एक चेतना दी, उनको मजबूती दी, उनके बल पर सरकार बनी। जिस उत्तर प्रदेश में सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय नेताओं या ऐसी जातियों के ही मुख्यमंत्री बना करते थे, ऐसे में आज आपको यह कहने में क्यों तकलीफ हो रही कि हां हम जातियों की राजनीति करते हैं, लेकिन जातियों को मजबूती भी प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से पिछड़ी जातियां आज बाकी जातियों के बराबर आके खड़ी हो गई? यह कहने में आपको तकलीफ क्यों है? देखिए, ऐसा है कि हम राजनीति देश के लिए करते हैं और समाज के लिए करते हैं और सबको समाजवादी सोच के हिसाब से करते हैं। आप अभी अपने चैनल पर सुन रहे थे पीएल पूनिया साहब जिस तरीके से बोल रहे थे और जैसे विवेक बंसल जी बोल रहे थे, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, नफरत का बीज तो यहाँ पैदा होता है कि महात्मा गांधी का नाम अंबेडकर के साथ न जोड़ा जाना। और आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप भूल गए हैं या बाबू जगजीवन राम को आप भूल गए हैं? इस देश में हमेशा गैर बराबरी के लिए सारे समाजवादी सोच के लोगों ने संघर्ष किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी संघर्ष किया, आचार्य नरेंद्र देव ने भी संघर्ष किया, लेकिन हम अपनी भाषाओं से इस समाज को बांटने की कोशिश करते हैं और उस बिरादरी और जाति का मुखिया होने का प्रयास करते हैं। मंडल कमीशन लागू हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे, उस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था और सरकारें इसलिए बनती हैं। नहीं यशवंत जी, दलितों के यशवंत जी, मेरा सवाल ये है कि आज आप ये गौरव के साथ क्यों नहीं कहते कि हाँ हम जातियों की राजनीति करते हैं? क्योंकि हमने जातियों की राजनीति करके पिछड़ी जातियों को मजबूत बनाया, उनको सवर्णों के बराबर खड़ा किया। ये क्यों नहीं कहते आप? ये कहने में आपको क्यों तकलीफ? आपको बता रहा हूं, नहीं आप एक चीज देखिए ना, जयप्रकाश नारायण ने कभी लाला नहीं लिखा, आचार्य नरेंद्र देव ने कभी अपनी बिरादरी का नाम नहीं लिखा, चंद्रशेखर ने कभी अपनी बिरादरी का नाम नहीं लिखा, लेकिन हम दबे कुचले गरीब तबके को उठाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं, उनकी भलाई के लिए काम करते हैं। उसके आधार पर हम लाभ लेने का
और उस बिरादरी और जाति का अगुआ होने का दावा नहीं करते। बट आपके नेता चंद्रशेखर जी को आदर्श मानते हैं, आपके नेता चंद्रशेखर जी को आदर्श मानते हैं, लेकिन मुलायम सिंह के आगे मुलायम सिंह यादव लिखते हैं। आप बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लोग भूल जाए, यशवंत जी अम्बेडकर के साथ न रखें। बड़ा नाम तो राजेंद्र प्रसाद है, अम्बेडकर को तो दूसरे नंबर पर रखेंगे, तब तो ठीक होगा। आप तो जाति का विभेद भाषाओं से कर रहे हैं। जयशंकर जी, पीएल पुनिया साहब, जो सवाल मैं यहां पे पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि भाई जातियों की राजनीति अगर नहीं होती तो जातियों का विकास नहीं होता, उनके अंदर जागरूकता नहीं फैलती, उनके यहां चेतना नहीं होती और वो सवर्णों के बराबर नहीं आते और ताजिंदगी सवर्णों का ही शासन इस देश पे चलना। ऐसे में आज हम ये गर्व के साथ क्यों नहीं कहते? हां, हम करते हैं, लेकिन नफरत नहीं फैलाते। ये क्यों? देखिए, मैंने जो डिस्कशन की शुरुआत हुई उसी दौर में कहा था कि जो बिरादरी, जो समाज के वर्ग जो पीछे रह गए हैं, बाकी के साथ गैर बराबरी है, और जैसे बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी एक चुनौती है, वो चुनौती आज भी है, आज भी वो चुनौती है। और उसके लिए, चुनौती का सामना करने के लिए सरकार की तरफ से अनेक कदम उठाए गए। अनुसूचित जाति के लिए अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो किसी ने नहीं किया। जितना भी आज तक अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। हम गर्व के साथ कहते हैं इस बात को। तो इसीलिए हमने कहा कि इसमें जातिवादता नहीं है। उनको बराबरी लाने के लिए, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी खत्म करने के लिए उनको विशेष रूप से सहायता देना, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बराबर करने के लिए अनेक योजनाएं आने, उसमें कोई हर्जा नहीं है, उसमें जातवादता भी नहीं है, उसको जातवादता नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात की थी कि अब वोट तो हम ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, और सिर्फ इस तरह से दूसरे वर्ग के लोगों को साथ लेना कि वो तो मेरी जेब में है, उनको जोड़ने के लिए, जीतने के लिए जरूरी है किसी को जोड़ा जाए, तो इससे ये गलत है, ये शोषण है। बिल्कुल पुनिया साहब, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में जगजीवन राम होते हैं, मायावती आपकी पार्टी में क्यों नहीं होती? क्या मतलब? मेरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी में जगजीवन राम होते हैं लेकिन मायावती नहीं होती। जगजीवन राम को आप सजावट का उपकरण के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनको रख के आप कहते हैं कि हाँ, हमने दलितों के लिए काम किया। जगजीवन राम जी एक महान देशभक्त थे और एक बहुत योग्य प्रशासक थे, और उन्होंने अनेक ऐसे कार्य किए दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए। जो स्पेशल रिक्रूटमेंट का कंसेप्ट है वो उन्होंने शुरू किया जब रेलवे मंत्री थे, लेकिन उन्होंने अनेक कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए बढ़ाने के लिए। वो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, यही बात मैं कहना चाहता हूं। कौन ये आप तो नहीं कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बनना ना बनना वो अलग बात है, लेकिन इस समाज को अगर मान प्रतिष्ठा दी है, उसको सम्मान दिया है, तो बाबू जगजीवन राम जी के प्रयास से हुआ। बिल्कुल यही बात। मैं देखिए, मेरी बातों को गलत ना समझा जाए। मेरा साफ तौर पर मानना है कि जगजीवन राम इस देश के बहुत बड़े नेता थे, दलितों के बहुत बड़े नेता थे, लेकिन उनका एक तरीके से इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी हिंदुओं की राजनीति करती है और वो उसको कहने में गुरेज भी नहीं करती है। तो जो सवाल मैं यशवंत जी से कह रहा हूं कि भाई, अगर पिछड़ों की राजनीति नहीं होती और अगर दलितों के नाम पर राजनीति नहीं होती तो राजनीति आगे क्यों नहीं बढ़ती? आपकी पार्टी आगे बढ़कर दलितों की राजनीति क्यों नहीं करती? आपकी पार्टी आगे बढ़कर पिछड़ों की राजनीति क्यों नहीं करती? देखिए, पहली बात तो आपका जो कार्यक्रम है वो शोषितों का सशक्तिकरण या शोषण, मैं जो अभी तक समझ पाया हूं, तो वो आपका मुद्दा है। अब इस मुद्दे के साथ आपने और चीजें जोड़ दी हैं, उसका भी जवाब हम देंगे। लेकिन जो अभी इससे पहले कही गई बात कि भाईचारे को बनाना चाहिए, भाईचारा कैसे बनेगा? आप पहले बराबरी का एहसास तो उन शोषितों में, उन कमजोर तबकों में, उन पिछड़े तबकों में, उन दलित तबकों में कराइए। अगर उनमें बराबरी का भी एहसास नहीं है तो आप भाईचारे की बात बहुत बड़ी बड़ी करिए। तो एक मैं उसपे आपको जो है वो छोटा सा शेर कि बावजूद इसके तेरा साथ निभाया हमने, तू फटा नोट था पूरे में चलाया हमने। तो ये जो इस तरह के जो हमारे जो जाति के नेता हैं, उत्तर प्रदेश का इतिहास है। राम नरेश यादव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कभी उन्हें किसी ने यादव नहीं माना। जी। उसके बाद जो है वो बाबू बनारसी दास जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कभी उन्हें किसी ने जो है वो वैश्य नहीं माना। उसके अलावा कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री से हटे तो वो लोध हो गए, उससे पहले उनको कोई लोध नहीं जानता था कि वो लोध है। तो इसलिए जाति के मकड़ जाल में और चक्रव्यूह में जब फंसे तो उस जाति का सबसे बड़ा नुकसान हुआ जिस जाति के वो लीडर बने और जिस जाति के नाम पर वो राजनीतिक शोषण उन्होंने किया। इसीलिए मैंने आपको वो शेर सुनाया कि बावजूद इसके तेरा साथ निभाया हमने, तू फटा नोट था पूरे में चलाया हमने। तो वो ऐसे लोग थे, ऐसी लीडरशिप थी जिन्होंने राजनीतिक शोषण तो किया, सशक्तिकरण नहीं किया। चलिए, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है। लेकिन शरद प्रधान जी, आपसे आखिरी सवाल, जो मैं जगजीवन राम का प्रश्न और संदर्भ इसलिए लेके आया क्योंकि जब तक दलितों को वोट बैंक माना गया, उनको सजावट की चीज रखी गई, तब तक विस्तार नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मायावती ने, काशीराम ने जातिवादी राजनीति की, उस दिन दलितों का उत्थान हुआ, वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे। तो जगजीवन राम से जो ये मायावती तक की यात्रा है, इसको आप जातिवादी कह सकते हैं, लेकिन इससे समाज का भला हुआ एक तरीके से। आखिरी सवाल। नहीं, इसमें ये जरूर मानना पड़ेगा कि जहां तक दलितों का उत्थान था वो जरूर काशीराम ने किया। मायावती ने उसे एक्सप्लॉइट किया अपने फायदे के लिए, लेकिन काशीराम ने उसे बिल्ड किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको एक इक्वालिटी का जो स्टेटस मिला वो बहुजन समाज पार्टी ने डेफिनेटली दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद उनके फर्दर उनको जो इक्वालिटी तो दे दी, लेकिन उनको जो लिए जो उनके विकास के लिए जो कुछ करना चाहिए वो मायावती ने नहीं किया। उसके बाद वो अपने उसमें बढ़ गई, केवल अपने लिए जो कुछ उन्होंने किया, अपने लिए मॉन्यूमेंट्स बनाए, अपनी मूर्तियां लगवाई, उससे वो तमाम दलितों का जो भला कर सकती थी वो नहीं किया उन्होंने। और आज अब उनको पावर के लिए जब उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ दलित की स्ट्रेंथ पे हम पावर में नहीं आ सकते, तब उन्होंने सोचा कि दूसरी जातियों को लुभाओ, जिनको वो कल कहती थी जूते मारो चार, उनको बोलती है आओ हमारे साथ बैठो और मिलके करेंगे हम राज। बिल्कुल। शरद जी आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी, इसलिए इस बातचीत को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर यह है कि